हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें हम देखेंगे अबाउट द लाइफ, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन, दोनों ही ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। सब ट्रॉपिकल रीजन के लिए हम पढ़ेंगे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, वहीं फॉर ट्रॉपिकल रीजन वी विल स्टडी द राइफ एंड अमेजोन बेसिन। तो चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8। और सबसे पहले जानते हैं कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन हम कहते किन्हें हैं। देखो, अगर ये है हमारा अर्थ, तो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है हमारी इक्वेटर। अब इसके ऊपर वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ नीचे इन सदर्न हेमिस्फीयर वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसकी लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब ये जो जोन है ये तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल जोन। अब बात करें सब ट्रॉपिकल जोन, तो वो क्या है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, यहाँ की ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। यानी कि द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन आर वार्म क्लाइमेट जोन्स। वार्म क्लाइमेट वाले होंगे बिकॉज ये इक्वेटर के अराउंड है, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वार्म होंगे। दैट एक्सटेंड अप टू 30 डिग्रीज लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के 30 डिग्रीज नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ये एक्सटेंड करते हैं जोन्स। इन्हीं को हम कहते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स। ट्रॉपिकल इज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का वाला जोन, ठीक। तो अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ट्रॉपिकल जोन कौन सा है और सब ट्रॉपिकल जोन कौन सा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन में हम समझेंगे लाइफ विद द एग्जांपल ऑफ अमेजोन बेसिन। तो अमेजोन रिवर है वो फ्लो करता है थ्रू इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन मतलब इक्वेटर के पास वाली रीजन से। इसकी लैटिट्यूड है 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, यानी कि ये है हमारा इक्वेटर, तो ऊपर 10 डिग्रीज और नीचे 10 डिग्रीज, तो इसीलिए ये जोन है इक्वेटोरियल जोन, क्योंकि इक्वेटर के पास है। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके अमेजोन रिवर को ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरी होती है हमारी छोटी छोटी रिवर्स जो कि एक बड़े रिवर में आके मिल जाती हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं इस बड़े रिवर की ट्रिब्यूटरीज, यानी कि छोटी रिवर्स जो बड़े में आके ज्वाइन कर लेती हैं। तो बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि अमेजोन रिवर को आके ज्वाइन करती हैं। ये रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो होता है, ओशन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुला। आपको एक बार ये जो मैंने जितने भी इसके पार्ट्स हैं जहाँ से ये रिवर पास होती है, आपको ये 2-3 बार पढ़ने हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, बिकॉज MCQs यहाँ से बन सकते हैं। तो एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ऑल द प्लेसेस थ्रू विच द अमेजोन रिवर पासिस। अब बात करें क्लाइमेट की, तो ये इक्वेटोरियल रीजन है तो ऑब्वियसली गर्म होगा, साथ में रोज बारिश पड़ेगी इसलिए ये वेट होगा। तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट एंड वेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर है तो गर्मी बहुत है और डेली ही यहाँ पर बारिश होती है। क्योंकि डेली बारिश होती है, ईयर में जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसके हमेशा स्टिकी फील होता है, हमें स्टिकी फील होता है। तो यहाँ पर जो आपकी स्किन है दैट विल फील स्टिकी, ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई और एवरी डे इट रेन्स, ऑलमोस्ट हर दिन यहाँ पर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये तो हो गया हमारा क्लाइमेट। अब बात करेंगे फॉरेस्ट की, तो ये है हमारा रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेली ही होती है रेन। बहुत थिक फॉरेस्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कितना डेंस है, कितना थिक है। यहाँ से हमारी रिवर जा रही है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। इतना डेंस है कि जो इसका ग्राउंड है ना वो हमेशा डार्क और डैम्प ही रहता है। डार्क क्यों रहता है, बिकॉज सनलाइट नीचे नहीं जा पाती, वो एकदम कवर है। और डैम्प क्यों रहता है, क्योंकि रोज़ बारिश होती है तो वहाँ पर हल्का गीला गीला वो रहता है। बात करें यहाँ की फ्लोरा एंड फौना की, तो ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा रिच फॉरेस्ट है और यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है वो भी हम आगे देखेंगे। बात करें कि यहाँ पर ग्राउंड में कौन से वेजिटेशन ग्रो करेंगे, तो वो सारे ही प्लांट्स जो कि शेड टॉलरेंट है, यानी कि वो छाँव में ग्रो कर जाते हैं बिना ज़्यादा धूप के। वैसे प्लांट्स हमें यूजुअली यहाँ पर जो नीचे ग्राउंड है वहाँ पर देखने को मिलेंगे, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट वहाँ नहीं जा रही। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेराइटी ऑफ बर्ड्स मिलेगी और एनिमल्स भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। रेप्टाइल्स में एनाकोंडा, पाइथन्स, क्रोकोडाइल, ये सब यहाँ पर इन फॉरेस्ट में है। तो ये फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिच है इन फ्लोरा एंड फौना, यानी कि इन वाइल्ड लाइफ, इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स एंड एनिमल वैरायटी, ठीक। तो ये हो गए हमारे रेन फॉरेस्ट का वेजिटेशन। अब यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में बात करें, तो जहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो जंगल है उसमें एक वो जगह को क्लीन करते हैं, उसको जला के एकदम साफ कर देते हैं वहाँ से सब कुछ। उसके बाद वो वहाँ पर अपने फूड क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जबकि फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर वो आगे जाके फिर क्लीन करते हैं, फिर सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न। तो जैसा मैंने अभी बताया, क्या होता है कि सबसे पहले वो एक किसी फॉरेस्ट में कोई एक लैंड होती है, उसके सारे पेड़ों को जला के वहाँ से काट के जला देते हैं, क्लीन करते हैं, फिर यहाँ पर अपना वेजिटेशन ग्रो करते हैं। और थोड़े टाइम बाद जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर सेम उसके पेड़ को काटते हैं, फिर वहाँ पर जला देते हैं सारा कुछ और उसके बाद उसे यूज़ करने लगते हैं। तो ये होता है स्लैश एंड बर्न, क्योंकि वो बार बार काटते हैं, बर्न करते हैं। इसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं, बिकॉज वो बार बार अपनी जो जगह है उसे चेंज करते रहते हैं। रेन फॉरेस्ट में मैन जो होते हैं वो यूजुअली हंटिंग पे जाते हैं, फिशिंग पे जाते हैं, वहीं जो वुमेन होती हैं वो ध्यान रखती हैं क्रॉप्स का। यहाँ पर मेनली आपको मिलेंगे टापियोको, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। साथ में बात करें स्टेपल फूड की, तो मेनियोक, जिसे हम कसावा भी कहते हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड फूड है, वो अंडरग्राउंड ग्रो होता है, उसको यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए वो है यहाँ पे स्टेपल फूड। स्टेपल फूड यानी वो वाला फूड आइटम जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन खाती है, जो कि पार्ट है मेजॉरिटी ऑफ द डाइट का, तो वो है हमारा मेनियक। बात करें कैश क्रॉप जो यहाँ ग्रो करते हैं, तो उसमें है कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ।
अब कैश क्रॉप क्या होते हैं, तो वो क्रॉप्स जो कि ग्रो किए जाते हैं बिकॉज वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रॉफिट देते हैं, ना कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उन्हें हम कहते हैं कैश क्रॉप। जैसे कि कॉफ़ी हो गई, कोकोआ हो गया, तो ये सारे ही कमर्शियली अच्छे आपको रिटर्न देने वाले क्रॉप्स हैं, तो इनको यहाँ पर ग्रो किया जाता है। पहले अमेजोन फॉरेस्ट में लोगों को जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर 1970 में ट्रांस अमेजोन हाईवे वॉज फॉर्म्ड। उसके बाद से जो रेन फॉरेस्ट है इसके सारे ही पार्ट्स लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो वहाँ जा सकते हैं थ्रू दीज रोड्स। तो ये कब बना? इन 1970। इसे बोलते हैं ट्रांस अमेजोन हाईवे। ऑल्सो क्योंकि अब बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के आसपास, तो इससे वहाँ का ग्रेजुअली जो बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहा है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, सारा कुछ वहाँ पे धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है। इनफैक्ट जो सॉइल है वहाँ का वो भी वॉश ऑफ हो रहा है, बिकॉज जब फॉरेस्ट कट जाते हैं तो सॉइल वहाँ पर रहना, फॉरेस्ट कटने के बाद जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, वो सॉइल को पकड़ के नहीं रख पाती, इसलिए और ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। टॉप सॉइल अगर आपकी इरोड हो जाती है तो फर्टिलिटी कम होगी, फर्टिलिटी कम होगी तो पेड़ कम उगेंगे, पेड़ कम होंगे तो वहाँ पे एनिमल्स कम होंगे। तो इसीलिए ये सारा ही डेवलपमेंट अफेक्ट कर रहा है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के लैंडस्केप को, और धीरे धीरे जो फॉरेस्ट है वो टर्न कर रहे हैं इनटू बैरन लैंडस्केप, यानी कि बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं, बंजर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अमेजोन हमने देख लिया अपना ट्रॉपिकल रीजन। अब हम देखेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें हम देखेंगे लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलकर बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये लोकेटेड है 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में। मेन फीचर्स जो आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में देखने को मिलेंगे उसमें है प्लेन्स जो कि बहुत ही फर्टाइल है, उसके अलावा भी है माउंटेन्स एंड फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, साथ में है यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा, और आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑक्सबो लेक देखने को। क्योंकि जब रिवर प्लेन में आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो उसका ऐसा मोशन होता है। अब वो क्या करती है, यहाँ अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने लग जाती है। जब ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, जब सेडिमेंट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फिर यहाँ से जो रिवर होता है वो कट जाता है, और एक अलग ये रिवर ऐसे कंटिन्यू हो जाता है, और ये हमारा बन जाता है ऑक्सबो लेक। तो ये मैंने पहले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो अगर मिस कर दिया तो वो वाले लेक्चर जरूर देखना। ठीक है, अब हम देखेंगे अबाउट द लाइफ। तो देखो, माउंटेन्स पे बहुत ही कम लोग रहते हैं, बिकॉज वहाँ पर रहना आसान नहीं है, वहाँ पर स्लोप्स होती हैं, एकदम आपका प्लेन लैंड नहीं होती, तो आपको बहुत ही कम घर देखने को मिलेंगे ऑन माउंटेन्स। वहीं बात करें प्लेन्स की, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि रिवर जो अपने साथ लाते हैं डिपॉजिट सेडिमेंट्स, उससे जो प्लेन है वो बहुत ही बढ़िया है, फर्टाइल है फॉर एग्रीकल्चर। इसीलिए यहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग हैं जो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए एग्रीकल्चर, विच इज़ अ गुड ऑक्यूपेशन। बात करें यहाँ पर मेजर क्रॉप्स की, तो व्हीट, मेज, ग्राम, मिलेट्स, ये सारे ही यहाँ पर मेजर क्रॉप्स हैं। इसके अलावा कैश क्रॉप जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है, वो है शुगर केन और जूट। इसके अलावा वेस्ट बंगाल और असम में होती है टी प्लांटेशन, यहाँ से हमें मिलती हैं चाय की पत्तियाँ। वहीं बिहार और असम में होता है सिल्क कल्टीवेशन। सिल्क कल्टीवेशन या सिल्क फार्मिंग को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। उसके अलावा माउंटेन्स में भी फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, बट क्योंकि माउंटेन्स में स्लोप होती हैं तो लोग वहाँ पर स्लोप को स्टेप्स की फॉर्म में कट करते हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो फार्मिंग करते हैं, ताकि जो क्रॉप है उसको एक फ्लैट लैंड मिले ग्रो करने के। और अगर कभी बारिश आए तो पानी एकदम से स्पीड से ना बहे, जिससे कि क्रॉप खराब हो जाए, या फिर बारिश की वजह से अगर सॉइल इरोजन भी हो तो वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे पे आके वो वहीं रुक जाए, तो ज़्यादा हमें जो सॉइल इरोजन है वो ना हो। तो इसीलिए माउंटेन्स पे हमें कौन सी फार्मिंग देखने को मिलती है? टेरेस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, इसमें स्टीप स्लोप्स होती है, इसीलिए उनको कट करके फ्लैट सरफेस स्टेप जैसे बना दिए जाते हैं, और उनके ऊपर फिर ये क्रॉप ग्रो करते हैं। इससे एक तो वाटर ज़्यादा नहीं बहता तेज़ी से, और दूसरा सॉइल इरोजन भी कम होता है। और अगर हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्रा के वेजिटेशन की, तो यहाँ पर हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज, साथ में भी है टीक, साल एंड पीपल ट्रीज। थिक बैम्बूज भी ग्रो करते हैं ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। उसके अलावा डेल्टा इज कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट, और जो डेल्टा है वो कवर्ड है बाय मैनग्रोव फॉरेस्ट, और इंडिया में है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट विच इज इन सुंदरबन डेल्टा, जो कि है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में भी है एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज, वन हॉर्न राइनोसॉर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये सब मिलते हैं। लॉट्स ऑफ फिशेस हैं, डॉल्फिन्स हैं। इनफैक्ट जो डॉल्फिन्स हैं वो इंडिकेटर है अबाउट द हेल्थ ऑफ रिवर्स। अगर रिवर की हेल्थ अच्छी है तो उसमें आपको डॉल्फिन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो इससे हम बता सकते हैं कि रिवर्स की हेल्थ अच्छी है या नहीं है। बिकॉज रिसेंटली जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो अपना सारा ही वेस्ट आगे जाके इन रिवर्स में ही डंप कर रही हैं, जिससे कि रिवर पोल्यूटेड हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, और इस वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ ऑफ स्पीशीज़ है, एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, उनकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। बहुत सारी हमारी स्पीशीज़ हैं जो खत्म होती जा रही हैं, बिकॉज हमारी जो रिवर्स हैं वो पोल्यूटेड हो रहे हैं, दे आर नॉट हेल्दी। ठीक है, और यहाँ पर लोगों की स्टेपल डाइट क्या है, जो मोस्ट कॉमनली खाता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन खाती है, दैट इज़ फिश एंड राइस। बात करें टाउन्स एंड सिटीज़ की, तो काफ़ी सारे टाउन्स और सिटीज़ प्रेजेंट हैं, जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये सारे ही हमारे गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो इनका जो वेस्ट वाटर होता है दैट इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स, जैसा मैंने आपको बताया, विच इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ वाटर पोल्यूशन।
अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, तो ये बेसिन जो है हमारे, ये सारे ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर जो प्लेन एरियाज हैं उसमें आपको रोडवेज मिलेंगे, रेलवेज मिलेंगे। साथ में अगर रिवर में आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए भी है वाटरवेज। कोलकाता एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कोलकाता लोकेटेड है अलॉन्ग द रिवर हुगली। उसके बाद वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स ऑल्सो, जिससे कि वेल कनेक्टेड है नॉट ओनली विद कंट्री बट विद द वर्ल्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं बिकॉज ऑफ टूरिज्म। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी साइट्स हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि वी हैव ताजमहल इन आगरा, जो कि लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिस इज ताजमहल। उसके अलावा वी हैव प्रयागराज, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। बहुत सारे बुद्ध स्तूपास भी हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में। इसके अलावा इमामबाड़ा है लखनऊ में। काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं असम में। तो ये सारी ही चीज़ें देखने के लिए बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी है अरुणाचल प्रदेश, जिसका अपना एक अलग ट्राइबल कल्चर है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, उनको फैसिनेट करता है। दे वांट टू नो एंड सी इट। तो अब आप कमेंट्स में बताओ कि आप इनमें से कितनी जगह गए हो, अगर गए हो तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ज़रूर बताना। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर हो गया खत्म। चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए लेक्चर वॉज अ बिट लेंदी, बट सब कुछ इतना सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन किया है कि आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इजीली पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। साथ में ये चैनल ना अपने सारे ही बाकी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिससे कि फ्री एनसीईआरटी सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के पास पहुंचे और सब लोग इसका फायदा उठा पाए, उनको इजीली एनसीईआरटी समझ आए। आपको ये लेक्चर ऐसा लगा ये कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस आ रही हैं और आपको कोई मिस नहीं करनी, तभी आप जल्दी से पूरी एनसीईआरटी कवर कर पाओगे। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।